हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कैनेडिक थ्योरी का ये लास्ट वीडियो होगा। अभी तक कैनेडिक वीडियो में हम कैनेडिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं। उन 4 पार्टों में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन करा और कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करे। नाउ अब हम लोग ना ऐसे के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोग पेज नंबर 36 35 एंड ऑनवर्ड, पेज नंबर 35, 36 और 37, ठीक है। इसमें आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, और कई सारे अच्छे अच्छे सवाल हम लोग वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो सी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि a sample of 0.177 gram of an ideal gas occupies 1000 centimeter cube at STP. Calculate the RMS speed of the gas molecule. एक नया टर्म यहाँ आया है STP. STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। और ये कितना होता है? तो ये टेम्परेचर इस वक्त लेंगे 300 केल्विन और प्रेशर लेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 × 10⁵ एक बार, ठीक है। ये दोस्तों, ठीक है। तो ये लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें हमको क्या निकालना है? एक आइडियल गैस है जिसका हमको VRMS निकालना है, और VRMS का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? 3RT/mO, ठीक है। और ये जो गैस है उसका मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ 0.177 ग्राम, यू कैन सी इन द क्वेश्चन, ओके। तो दोस्तों हमको अगर ये पता चल जाए तब तो मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपको यह ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हो सकता है। यहाँ मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मास दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? दैट इज PV बराबर mRT/m0। आपको याद हो ये फॉर्मूला, है ना। N/m/m0 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब प्रेशर कितना है? तो 1 × 10⁵ और वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10⁻⁶ बराबर 0.177 और इनटू, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों हम रखें इसमें R और T की वैल्यू रखने की क्या आवश्यकता है? तुमको ये डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻8 10⁻3 10⁻⁻6, ठीक है। तो 8 × -3 और यहाँ 5, तो यानी कि 10⁻2 यानी 100, ये आएगा 100/0.177 बराबर RT/m0, ठीक है। बस अब वैल्यू रख दीजिए। तो VRMS = √100 3RT/m0। तो RT/m0 कितना आ गया? 100/0.177। दोस्तों ये 0.177 ग्राम में है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि ग्राम में नहीं रख के केजी में रखते हैं, या फिर 8.314 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात तो बराबर है, तो हम वही करते हैं, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा तो आएगा 1301 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको कर लीजिए। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? 14 कहता है कि द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज 0.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है दैट इज 0.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पता होगा ये एनर्जी का यूनिट है, जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ओके। एंड आफ्टर दैट इट इज गिवन कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ द एयर, ओके। आपको टेंपरेचर ऑफ द एयर यानी कि बोल रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी यहाँ दिया हुआ है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज 1.38 × 10⁻⁻1 1.38 × 10⁻⁻38
जूल पर केल्विन, ये ओके। सो नाउ इट इज सॉरी ये 23 ओके। तो ये आपको दिया होगा। अब इसमें क्या है तो खास बात है आपको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टेंपरेचर। ओके चलिए निकालें टेंपरेचर कौन से बड़ी बात है, तो वो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और आपको टेंपरेचर निकालना है। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 nRT, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहा है तो ये पर मोल, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी इतना है, ठीक है ना, तो पर मोल कितना होगा, पर मोल 3/2 RT होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया देखिए जरा। और एक मॉलिक्यूल का अगर ये दिया हुआ है द एवरेज कंसिस्टेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स का इसमें दिया हुआ है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला में क्या हो जाता है K, ये क्या होता है K। तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी 0.040 into 1.6 into 10 to the power minus 90 is equal to 3/2 into 1.38 into 10 to the power minus 23 into t। अब इसको सॉल्व करना है हमको दोस्तों। ये आया दोस्तों 309.17 केल्विन, ओके। यस ये 309.178 केल्विन, ठीक है। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटेड टू ठीक है। तो ये आंसर है इसका, ओके। एंड आंसर इज गिवन टू बी 14, दैट इज 310 केल्विन, ओके। एक केल्विन के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। सो अब कहने का मतलब है कि ठीक है भाई साहब ये तो ठीक है, कई बच्चे इस पे डाउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है, एयर मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है और डायटोमिक का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 5/2, याद है F/2 kT। तो डायटोमिक का तो 5 होता है ना F, लेकिन यहाँ 3/2 सेंस निकल गया। तो दोस्तों सवाल ये है कि एयर मॉलिक्यूल डायटोमिक है कि मोनोटोमिक, इसमें चर्चा ही नहीं कर रहा है इसमें। वो तो हम अपने नॉलेज से जानते हैं ना, उसका चर्चा इसमें नहीं किया है। अगर चर्चा नहीं किया है तो उसकी बात नहीं करेंगे और बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे 3/2 वाला, याद रखिए बस, ठीक है, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। आप लिख सकते हैं सारा कुछ, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। जब 15 देखोगे तो उसमें बोलता है कि कैलकुलेट अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट consider sample of oxygen at 300 Kelvin, find the average time taken by a molecule। अब इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करना है, वो किसका लेना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हाँ इसका चर्चा करना है पर मॉलिक्यूल, ठीक है। और वो कितना टेंपरेचर पे है 300 केल्विन, ओके। कोई बात नहीं दोस्तों, आप ये भी कर सकते हो, ये और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो वाला कि हाफ एक मॉलिक्यूल का मास और ये करके दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमारा VRMS का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, VRMS का ये होगा 3RT/m0, 3RT/m0, ठीक है। अच्छा कभी पूछे कि ये किसका स्पीड है, मोल का कि मॉलिक्यूल का है, तो मॉलिक्यूल का है, एवरेज है ना बेसिकली। अगर आप देखो मोटा मॉलिक्यूल का है तो एवरेज है, और एवरेज तो सारे मॉलिक्यूल का सेम ही होता है ना, ठीक है ना। ये जब भी निकलता है ये मॉलिक्यूल का ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू
8.314 नहीं रखेंगे, 8.314 ताकि m0 को ग्राम में रख सकते हैं। टेम्परेचर होगा 300 केल्विन और ये होगा 32। इसका मॉलिक्यूल कितना होता है मास, तो 32 ग्राम। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सो 3 × 8314 × 300 divided by 32 and root under, it is 483.56 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये टाइम स्टेशन बता रहा है कि अगर ये अर्थ है तो इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, फाइंड द एवरेज टेकन बाय मॉलिक्यूल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, यहां से यहां मतलब डायमीटर। ठीक है, डायमीटर का लेंथ कितना होगा, अर्थ का रेडियस होता है 6400, तो ये 2 × r है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा d/v। d/v, तो d कितना हो गया 2 × 6400, 1 2 3, ताकि मीटर में आए तो ये भी मीटर पर सेकंड में 483.56। अब इसको सॉल्व कर देना। सो 2 × 64000 divided by 483.56, so it comes to be 26,470 पॉइंट समथिंग। इसको 1 सेकंड ले लीजिए, इतना सेकंड। ठीक है, मिनट में देखें तो 441 और आवर में देखें तो 7 आवर, यानी कि है 7.35 आवर। ये दोस्तों इसको इतना समय लग जाएगा वहां तक चलने। ठीक है, 7.352 and that is approximated to be 8 आवर। ठीक है ना, इसको ये लिखा गया है 8 आवर में। ठीक है, तो ये उसी के आसपास है 8 आवर। ठीक है, तो लिख लीजिए। ओके, सो ये हो गया। Now, so 15 हो गया। Now come to question number 23। ठीक है, 23 ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें है कि एयर इज पम्प्ड इनटू ऑटोमोबाइल टायर। एक टायर में एयर भरा गया, ठीक है, और ट्यूब अप टू अ प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। मतलब इस ट्यूब में हवा भरा गया। ठीक है, और इसमें जो प्रेशर है इसका भरा गया है 200 किलो पास्कल। 200 किलो पास्कल। ओके, मॉर्निंग टाइम। ठीक है, एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ड्यूरिंग द डे the temperature rises to 40 degree centigrade and the tube expands by 2%. ओके, ये 2% बढ़ गया। देखिए अभी ये किस पे है, मान लीजिए कि अभी इसका वॉल्यूम V है। क्या है, V, और ये है टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्या हुआ, बढ़ गया ये 2%। अगर ये बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया V डैश, और ये हो गया 1.2% है, 2%। ठीक है, तो 1.02 टाइम्स V हो गया। ठीक है, 2% बढ़ गया, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। पहला तो वॉल्यूम सही हो गया। अब इसमें प्रेशर मान लीजिए P है। प्रेशर कितना है, P, हमको वही निकालना है। लेकिन ये टेम्परेचर किस पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसमें PV बराबर कांस्टेंट मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, सोचिए क्या बदल गया है, क्या सेम है इसका भी, क्या सेम है इसका भी। ये यहां से यहां चला गया, क्या सेम है दोनों में दोस्तों, अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब n दोनों में सेम है। आया समझ में, अगर n
ये होगा कांस्टेंट PV अपॉन T बराबर N into R। देखो ये दोनों में कांस्टेंट है ना, तो ये होगा P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ये लगाना है दोस्तों, ठीक है, इसको लगा दीजिए। तो पहला कितना है 200 किलो पास्कल में नहीं, आंसर में किलो पास्कल नहीं आएगा, इसको V रख दीजिए और ये कट जाएगा, ठीक है। 200 है तो 293 हो गया, ये केल्विन में लिखना है, याद रखिएगा। और P2 निकालना है, P2 पे P के बराबर है और ये 1.02 V अपॉन 40 डिग्री का कितना हो गया, कुछ समझ लीजिए 313 है ना, 313, ठीक है। V से भी कट गया, उसका कैलकुलेशन करना है। सो T could be equal to 200 into 313 divided 293 so it is 209.46 kilopascal। अभी आपको बोला गया, अभी देखो प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 200 है और वहाँ 209 है, बढ़ गया, वो वॉल्यूम भी बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया। ऐसा हो सकता था क्या? हाँ, आइसोथर्मल थोड़ी ना है, आइसोथर्मल रहता तो नहीं ऐसा हो सकता, बस आइसोथर्मल थोड़ी ना है। तो कंडीशन या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज दिस रिलेशन एंड दैट इज व्हाई इट कैन इंक्रीज। ओके, इसको लिख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे हम देखिए कि फॉर्मूला वो वाला लगेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन आइडेंटिकल लॉ PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। द गैस इज इनिशियली एट अ टेंपरेचर T एंड वॉल्यूम V। फाइंड द टेंपरेचर when it expands to a volume V। ठीक है, तो वॉल्यूम V पे एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि PV 2 to the power constant, अभी ये 2 है, ठीक है ना। अब याद करिए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो PV बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। PV बराबर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है, तो इसी के टर्म्स को लिखेंगे, यानी कि P1 V1 स्क्वायर बराबर P2 V2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो P1 मतलब कितना हो जाएगा, एक है आपका आपको टेम्परेचर निकालना है उस वक्त पे, ठीक है, जब वो 2V हो जाएगा। मतलब कि हमको रिलेशन किसमें चाहिए दोस्तों, हमको रिलेशन चाहिए V और T में, V और T में। यहाँ से कैसे रिलेशन बना सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए, हमको V और T, हमको P और V का रिलेशन नहीं चाहिए, हमको V और T का रिलेशन चाहिए। तो T को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस रिलेशन हमको पता है कि PV बराबर nRT, तो P को क्या लिख सकते हैं, nRT by V। इसमें हम लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तो लिख डालिए। तो आ जाएगा यहाँ पे P बराबर nRT by V into V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर का रिलेशन कैसा आ जाएगा, nR, एक B से भी काट दीजिए, nRT V बराबर कांस्टेंट, nRT कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा T into V बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब हमको टेम्परेचर निकालना है, तो पहले टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है, उसके बाद टेम्परेचर क्या हुआ T डैश, और ये हो गया 2V। तो V से V काट दीजिए, T डैश will be T by 2। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल भी आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जिस टर्म में रिलेशन, सबसे पहली बात इसमें हम बोल दें कि ऐसा रिलेशन है तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आंसर कर रहे हैं। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम लोग आगे, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है, T बराबर जब कांस्टेंट होता है, तो हम कोई ये रिलेशन लगा सकते हैं। अगर कोई और V के ऊपर कोई और पावर है, V के ऊपर अगर कोई और पावर है, मतलब वो टेम्परेचर कांस्टेंट का रिलेशन नहीं है, और हमसे टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन मांगा है, और यहाँ P और V का रिलेशन, तो हमको इसको T के रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो P
टी को हमको पता है, पी और एनआरटी, और फिर टी को कैसे लिख सकते हैं, एनआरटी बाई वी, वो यहाँ लिख के टी और वी में रिलेशन पहले ले जाएंगे, और टी और वी में जब रिलेशन ले आएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो ये हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है कि फिगर 24E3, जो फिगर में पहले तो लिख लीजिए, फिगर मान लेते हैं ये बी और ये है ए। ठीक है, और यहाँ पेपर्स का फॉर्म लगा हुआ है। ठीक, अब ये इसका कहना है दोस्तों कि इसमें जो टेम्परेचर प्रेशर है वो है TA, ठीक है, और वॉल्यूम है V। ठीक है, और इसका जो है PB, TB और V। ठीक, कहने का मतलब ये दिया हुआ है, the vessels are now connected to a small tube, ठीक है, so that the pressure P and the temperature T satisfies A। यानी कि आपको प्रूव करना है कि P अपॉन T जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कर रहा है 1/2 PA अपॉन TA और प्लस PB अपॉन T। ये प्रूव करना है, कोई खास बात नहीं है। देखिए, अगर ये खोल दिया गया तो गैस इधर आ सकता है। ठीक है, अगर गैस इधर आएगा तो क्या सेम रहेगा बताइए। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल Na है और इसमें नंबर ऑफ मोल Nb है। ठीक है, तो अगर खोल भी दिया गया तो ये है तो क्लोज ना, तो फाइनली जो n आएगा क्या वो Na प्लस Nb होगा, बस, और कुछ नहीं करना है सवाल में। ठीक है, अब n को क्या लिख सकते हैं, Pv अपॉन It। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल प्रेशर मान लीजिए P है और वॉल्यूम कितना हो गया 2V। V खोल देने के बाद वॉल्यूम तो इधर उधर कर सकता है ना, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो गया V और V 2V, इसका कोई वॉल्यूम नहीं देंगे, ये नेग्लेक्टेड है। ठीक है ना, तो P into 2V बराबर दैट इज R into टेम्परेचर स्क्वायर TA बराबर N कितना है, तो PA into V अपॉन R into, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर फाइनली मान लीजिए T हो गया, यहाँ पे T है और प्लस PV into V अपॉन R into TV। ठीक है, V R ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे रिलेशन कौन सा खास बात, P अपॉन T बराबर 1/2 PA अपॉन TA प्लस PB अपॉन T। देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि क्या कांस्टेंट हो सकता है, किस चीज का कांस्टेंट हमको हेल्प कर सकता है, वो देखना है और सवाल बनाना है। ओके, इसको नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। ये कुछ सवाल है, इसमें आपको डाउट आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, बाकी सवाल आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये उसका फिगर है। फिगर शोज अ लार्ज क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, ये लार्ज क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, नहीं सॉरी, फिगर 24E5, ये फिगर है, शोज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो है इसका ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, और लेंथ है उसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज क्लोज बाय अ टाइट फिटिंग कॉर्क। ये है दोस्तों कॉर्क। ये कॉर्क वो होता है, इसके शैंपेन के बटन में आप देखोगे कि ऊपर रबर का जो लगा होता है वही है कॉर्क, जिसको ऐसे करके खोलते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है। ठीक, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द कॉर्क एंड द ट्यूब इज 0.20। इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.20, ये गिवन है आपको दोस्तों। ठीक है, 0.20। The tube contains an ideal gas at a pressure of 1 atm and a temperature of 300 Kelvin. Initially जो इसका प्रेशर है वो 1 atm है और 300 Kelvin इसका टेम्परेचर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि the tube is slowly heated and it is found that cork pops out when the temperature reaches 600 Kelvin. जब ये 600 केल्विन पे आ जाता है, तब जाके ये क्या करता है, पॉप अप कर जाता है, खुल जाता है ना।
हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये खुल जाता है ना, यानी कि उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। कभी ना कभी तो खुलेगा ही ना, वो प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया तो खुल गया। और खुलेगा कब? जब इसके प्रेशर के द्वारा जो फोर्स है, जो धक्का देने वाला फोर्स है और फ्रिक्शन की करंट जो ये रोक रहा है, तो जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो लिमिटिंग केस होगा, और इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो खुल जाएगा। आई बात समझ में? सबसे पहली बात तो ये है। ओके, आफ्टर दैट the tube is slowly heated and is found at theta. Let dn denotes the magnitude of normal contact force exerted by a small length dl, यानी कि छोटा सा लेंथ जो dl है उसके द्वारा जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से जो एक्सर्ट हो रहा है वो है dl। ठीक है, तो आपको निकालना है dn/dl, यानी कि आपको निकालना है dn/dl। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ का प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया करके ये वाला फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला फोर्स, और इसको जो रोक रहा होगा इसके वॉल से, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, जो कि कितना है म्यू टाइम्स एल होगा। तो ये वाला जब इसके बराबर हो जाएगा दैट विल बी द लिमिटिंग कंडीशन, यानी कि हमको क्या करना है F = F कर देना है। ठीक है ना, तब जाके कहानी मेरा बनेगा। ठीक है, ये तो हिंट है मेरे लिए। अब हम कहानी कैसे कर सकते हैं देखिए। सबसे पहली बात देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है। तो दोस्तों आप बोलोगे सर कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल जितना अंदर में है। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन में जाएगा तब भी नंबर ऑफ मोल उतना ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कोई खास बात थोड़ी ना। लेकिन एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और भी है। क्या है? और इसका वॉल्यूम जब तक प्रेशर बढ़ा तब तक ये इतना ही दूर पे है। ठीक है, और जैसे ये प्रेशर जितना भी होगा वो बढ़ेगा, जो 600 पे पहुंच जाएगा, जो भी प्रेशर होगा वो ऐसे करके खुल जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम इसके लिए तब तक के लिए कांस्टेंट है, V = कांस्टेंट, मतलब P1/T1 = P2/T2। ये भी तो होता है ना वॉल्यूम कांस्टेंट में। तो प्रेशर कितना है पहले? 180, मतलब 1 × 10⁵, टेंपरेचर 300, और ये क्या P2, और P2 मान लीजिए P के बराबर है, मान लीजिए P के बराबर है अपन T2 के 600 केल्विन। ठीक है, तो अब तो P कितना हो जाएगा? 300 से 2 बार में, और P हो गया आपका 2 × 10⁵। ये ठीक है, तो P हो गया आपका 2 × 10⁵ पास्कल। सबसे पहले तो ये आ गया हमको। अब इससे कोई ये फोर्स आ जाएगा, अब इससे ये भी आ जाएगा, और ये तो पता ही है 0.2, तो पहले वो निकाल लेते हैं। F हो गया कितना? अच्छा एक बात, हाँ, इसको जो फोर्स खोल रहा है, तो अब जब ये खुल रहा है तो प्रेशर कितना है, और पहले कितना था? 180, तो उसमें तो नहीं खुल रहा था। तो खुला कब? जब प्रेशर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो 2 ATM अभी 2 × 10⁵ अभी है, और पहले कितना था? 1 ATM 1 × 10⁵। तो जो घट गया वो ना फोर्स क्रिएट किया। तो ये F निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? इसकी या चेंजिंग प्रेशर की। कौन सा है? चेंजिंग प्रेशर की। तो कितना है वो? तो 2 ATM है, ये 1 ATM है, 1 ATM, 2 - 1 दैट इज 1 ATM। ठीक है, जो कि हो गया 1 × 10⁵। तो मुझे यहां पे 1 लेके चलना है, तो यह लिख दीजिए F कितना हो जाएगा? डेल्टा P इंटू एरिया, ठीक है, इंटू एरिया, तभी तो फोर्स बनेगा ना। है, चलिए तो निकालते हैं F क्या हो जाएगा? 1 × 10⁵ इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? तो म्यू टाइम्स n के, तभी तो रुके हुआ है ना। तो म्यू हो गया 0.20 इंटू n क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 1 × 10⁵ इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर अपॉन 0.2। इसको निकालते हैं 1 × 10⁵ इंटू पाई इंटू 0.05 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2। सो इट कम्स टू बी 3927। 26.9 आएगा तो 27 कर दीजिए इतना। अब मुझे क्या निकालना है? dn/dn, तो n कितना आ गया? 3n27 अपॉन 2 पाई r।
क्योंकि आपको पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो इसका टोटल पेरिफेरी कितना हो गया 2 पाई r, इसे डिवाइड कर दीजिए। सो r कितना है 0.05, ठीक है। ये हो गया आपको डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 0, ये हो गया 12,500 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये है आंसर, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए और बनाइए। ओके, तो अब पॉज करके लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हो गया 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरे साथ फिगर 24E7 दिया हुआ फिगर कुछ ऐसा है, बना दो फिगर यहां पे। ये ओपनिंग है इसमें और ये वाटर है, ओके, और इधर से पानी है। ये दिया हुआ है आपको H1, ये दिया हुआ है आपको H0, ठीक है, और यहां से ये दिया हुआ है और ये यहां से इसका हाइट दिया हुआ है H2, मतलब टॉप से इसका हाइट है वो H2, ये दिया हुआ है। अब सवाल देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। सो अ लार्ज क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, लार्ज है, इनिशियली द एयर ट्रैप्ड अबव द वाटर सरफेस हैज अ हाइट h0 एंड प्रेशर 2 p0। मतलब देखो इसके ऊपर जो है ये हाइट h0 है, इसमें प्रेशर जो कितना है वो 2 p0। पहले तो ये ठीक 2 p0, ओके, where p0 is the atmospheric pressure, p0 जो atmospheric pressure है, full stop। There is a hole in the wall of a tank at a depth h1 below the top from which water comes out। मतलब टॉप से ये h1 पे ये होल है जिससे पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, इसमें से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, ओके। A long vertical tube is connected as shown, उधर वाला long h2 जिसमें है, ठीक है। Find the length h2 of the water in the long tube above the top initially। तो initially तो कंडीशन ये है, ठीक है, इस कंडीशन में मुझे h2 निकालना है। कोई खास बात नहीं, सब बहुत आसान है, ठीक है। देखिए आपके पास वो कांसेप्ट है दोस्तों, मैनोमीटर का कांसेप्ट, ठीक है, आपको याद होगा मैनोमीटर का कांसेप्ट, ठीक है। आप देखिए अगर यहाँ पे 2p0 है, ठीक है, यहाँ पे 2p0 है, हाँ ठीक है। तो देखिए प्रेशर, अच्छा यहां प्रेशर कितना है p0, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखो तो इस लेवल पे, इस लेवल पे दोनों प्रेशर बराबर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल, याद होगा हम पहले पढ़ चुके फ्लूइड में, ठीक है। तो यहां प्रेशर कितना है 2p0, कितना है 2p0, और वो किसके बराबर हो जाएगा p0 प्लस ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ है कितना, तो रो g h2 प्लस h0। पहले तो ये आ गया, जो है 2p0 माइनस p0 दैट इज p0 और p0 बाय रो g, ठीक है, अब माइनस h0, ये हो गया h2, पहला आंसर के लिए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से नीचे जाके फिर ऊपर आके करिए तो भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आप इसको x ले लीजिए, ये x ले लीजिए, ये x होगा तो ये भी x होगा, और यहाँ पे ये h0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से नीचे बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है, फिर वापस आएगा तो घटेगा, करिएगा तो ये आंसर आएगा। या फिर आप सबसे आसान तरीका है कि हॉरिजॉन्टल लेवल ले लीजिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल
बराबर होगा, ठीक है ना, फ्लूइड्स में प्रेशर बराबर होता है ना सेम लेवल पे, तो सेम लेवल पे कितना प्रेशर है 2p नॉट, और यहाँ प्रेशर कितना है टोटल p नॉट प्लस ये वाला rho g h, ये कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आंसर आ गया a, ठीक। दूसरा पूछा है फाइंड द स्पीड विद व्हिच वाटर कम्स आउट ऑफ द होल, यानी कि यहां से कितने में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बर्नौली क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अगर आप देखो वाटर जो यहां से बाहर आ रहा है ये हो गया डेटम लेवल, बर्नौली क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं उसके लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ता है, डेटम लेवल। तो डेटम लेवल मान लीजिए ये है और यहां प्रेशर कितना है p नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है यहां पे। अब बर्नौली क्वेश्चन दोनों जगह लगा दीजिए कि यहां पे प्रेशर कितना है 2p नॉट अपॉन rho g प्लस, अब ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना, एरिया बड़ा होता है तो वेलोसिटी क्या बहुत कम होता है, और वहां दिया हुआ है वेरी लार्ज टैंक, लार्ज टैंक मतलब वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दिया है यहां, है ना, तो इसका जो जिससे डाउन हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, वो जीरो हो गया, प्लस यहां से डेटा वाइट कितना है h1 बराबर, अच्छा यहां अब यहां पे यहां प्रेशर कितना है p नॉट अपॉन rho g प्लस ये रो किसका है, इसका वाटर का, ठीक है ना, आंसर rho g में दिया है इसलिए मैंने रो लिया, ठीक है ना, ओके। p नॉट अपॉन rho g प्लस v, जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है मान लीजिए वो है v, ठीक है ना, तो अगर v स्क्वायर पर 2g और प्लस डेटम हाइट यही है, यहां हाइट कितना हो जाएगा इस लेवल का 0, ठीक है, बस अब v निकाल दीजिए, दैट इज 2p नॉट हो गया आपको p नॉट बाय rho g। अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला हाइट लेना ना आपको, ये वाला मतलब आपको लगाना यहां पे और यहां पे, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, जो जगह h1 माइनस h1 है ना, तो वहां पे हमको यहां पे सभी ये लिखना पड़ेगा h1 माइनस h1, ये ठीक। अब इसको आप यहां से माइनस करेंगे तो p नॉट बाय rho g आ जाएगा, ठीक है, और प्लस h1 माइनस h0, ठीक है, उसमें आप क्या करें कि ये हो गया v स्क्वायर बाय 2g, अब 2g से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू p नॉट बाय g, चलो ठीक है, rho g इनटू 2g प्लस 2g h1 माइनस h1, ठीक है, तो ये आंसर है, ठीक है, और इसको यहां से कर दीजिए, अब इसका आप रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया a और b का, आप खुद से रीअरेंज कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है उसका, आप पॉज करके लिख सकते हैं, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन सी, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब अबव द टॉप when the water stops coming out of the hole, यानी कि जब पानी आना बंद हो जाएगा, ठीक है, जब पानी आना बंद हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों एक चीज सोचना है, कई बच्चे सोचेंगे कि यहां से जब कोई यहां आ जाएगा सर तब पानी बंद हो जाएगा, ये सोचना गलत है, बिल्कुल गलत है। पानी यहां तभी बंद हो जाएगा जब प्रेशर p नॉट बराबर यहां का प्रेशर p नॉट हो जाएगा, जैसे जैसे घटेगा इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, अच्छा ये सारे प्रोसेस t बराबर कांस्टेंट में चलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जब ये यहां से जब ये p नॉट पे आ जाएगा तो इधर का प्रेशर बराबर हो गया, अब वो बहना बंद हो जाएगा, अब नहीं बनेगा। कभी भी कोई भी चीज फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, दोनों का प्रेशर अगर बराबर हो गया तो वो नहीं फ्लो करेगा, भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम करते हैं, और तब आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी कहानी कुछ ऐसा हो गया, कई बच्चे सोच लेते हैं कि यहां तक पानी नहीं, यहां तक पानी यहीं पे रहेगा, बाहर का बंद हो जाएगा, और कब, जब यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा p नॉट, प्रेशर क्या हो जाएगा p नॉट, अच्छा ये p नॉट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए ये है x, ठीक है, और ये कितना है, ये तो h1, ये हो गया x, ठीक है। तो भाई साहब आपको बताना है अब ट्यूब में कितना ऊपर है इस टॉप से, मान लीजिए कि यहां तक गया है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको यही निकालना है x, इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए क्या मानिएगा h मान लीजिए, क्योंकि h कहीं नहीं है,
है h मान लीजिए, इसको मान लीजिए x, तो मुझे x निकालना है। ठीक, सबसे पहली बात ये, ठीक है, ओके। चलिए हम ये देखते हैं सबसे पहले, ये कितना है, वही पहली वाली बात कि यहां पे प्रेशर बराबर होगा, यानी कि ये P नॉट, ये P नॉट बराबर P नॉट प्लस x प्लस h, है ना। ये अगर ये h है, ये h प्लस h, कितना प्लस P नॉट, ये कहानी, ठीक है। तो P नॉट से P नॉट कट जाएगा, ठीक है, तो रो जी आ गया 0, तो x बराबर माइनस h, x बराबर माइनस h। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। ठीक है, ओके। अब जरा देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। अच्छा, देखा जाए h कितना होता है, अगर देखा जाए h, तो h हो जाएगा ठीक है, h हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे तो P1 P2 P2 P2, इस ये हो गया 2 P नॉट, उस समय है ये a into h नॉट, और अब कितना है, तो P नॉट into a into h, h से a से a खत्म, P नॉट खत्म, h बराबर 2h नॉट, पहला तो ये, ठीक, यानी कि x बराबर माइनस 2h नॉट, ठीक है। दूसरी बात, अब बर्नौली इक्वेशन एक बार लगा लीजिए फिर से, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन दोनों जगह फिर से लगाएं, और यहाँ प्रेशर कितना है, P नॉट बाई रो जी, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, और ये हाइट कितना है, तो h1 माइनस 2h नॉट निकालना। अभी h ही ले लो ना यार, कोई खास रखो नहीं, h ले लो, ठीक है, h ये वाला, ठीक। और यहाँ पे भी प्रेशर P नॉट अपॉन रो जी प्लस वेलोसिटी, तो यहाँ 0 हो गया, पाना बंद हो गया, प्लस डेटा हाइट का 0, ठीक। तो यहाँ पे ये चला जाएगा, तब पाएगा h बराबर h1, ठीक है। अब आंसर देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, यहाँ x बराबर माइनस h आया था, तो माइनस h किसके बराबर है, h1, तो चाहे h1 में हो चाहे h0 में हो, आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए आंसर किसमें है, माइनस h1, ठीक है। माइनस h1 का क्या मतलब है, माइनस h1 का मतलब है कि ऊपर से अगर प्लस होता तो ऊपर जाता, माइनस यानी कि नीचे चला गया है h1, है ना, ये सोचना है इसमें, ठीक है। भाई साहब यहाँ पे तो प्रेशर लग ही रहा है ना, तो वहां से इसको रिलेट करिए, रिलेट करने के बाद ये आया, वहां से रिलेट करके वो आ गया, ठीक है। ऊपर से आप रिलेट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर, और यहाँ से रिलेट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर, सिंपल बात। इस हो गए, तो ऐसे आप सवाल कर सकते हो। और h1 को पूछा तो माइनस 2h नॉट आंसर हो जाता है। खैर चलिए, ये आपका सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 42। आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ये सी पोर्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए दोस्तों, तो 40 द वेदर रिपोर्ट्स रीड टेंपरेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो सिंपल है, मतलब आप देखिए तो इसमें जो है एयर मॉलिक्यूल है और ये टेंपरेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है आरएच वाला सवाल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सवाल, ठीक है। और यहाँ पे इसका आरएच जो दिया हुआ 100% है, मतलब अगर 100% मतलब क्या है, पूरा भरा हुआ है, वाटर वेपर जो है पूरा MVS तक भरा हुआ है, ठीक है। अगर वाटर वेपर पूरा सैचुरेटेड है, अगर वाटर वेपर इसका सैचुरेटेड है इसी टेंपरेचर पे, तो यही टेंपरेचर इसका ड्यू पॉइंट हो जाएगा। याद रखिए ड्यू पॉइंट किसको बोलते हैं। मान लीजिए टेंपरेचर 300 केल्विन है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये आपको पढ़ाया था उसने कि 300 केल्विन है
और इसमें जो MVS आ सकता है वो है 500 ग्राम वाटर, ठीक है, लेकिन इसमें 200 ग्राम है, ठीक है, इसमें 200 ग्राम वाटर है, ठीक। तो इस 200 ग्राम वाटर भी तो किसी न किसी टेम्परेचर पे सैचुरेट होता होगा, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे ये 200 ग्राम सैचुरेट होता है वो ड्यू पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें अगर मान लो इसमें 500 ग्राम मौजूद होगा तो 300 केल्विन ही इसका ड्यू पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा इसका ड्यू पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल, करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। इसको कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, नहीं 42 है ना, क्वेश्चन 46 है। 46 हो गया ना, तो क्वेश्चन 57 तक वो क्वेश्चन 46 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन 57 एक बहुत अच्छा सवाल है, अगेन दिमाग लगाने का सवाल है। देखिए, a faulty barometer contains certain amount of air and saturated water vapor, ठीक है, saturated water vapor है इसमें। ठीक है, सैचुरेटेड वाटर वेपर, ठीक है। और ये तो बैरोमीटर मरकरी होता है, ये फॉल्टी इसलिए क्योंकि इसमें गैस ट्रैप हो चुका है। अगर गैस ट्रैप नहीं होता तो ये जितना था उतना ही दिखाएगा, लेकिन इसमें गैस आ जाएगा तो क्योंकि गैस का प्रेशर आएगा वो भी थोड़ा इसको नीचे दबाएगा, ठीक है ना। कह ये रहा है एक्चुअली ये जो होता है यही इसका रीडिंग होता है ना। ये यहाँ प्रेशर तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपको पता है। अब इसमें दिया हुआ है कि इट रीड 74 सेंटीमीटर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर, ये रीड करता है 74 सेंटीमीटर, जबकि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये दिया हुआ है। और रीड कितना कर रहे हैं 74 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है कि ऊपर में प्रेशर जो है इसके पास, गैस के पास, वो कितना है, दिखा 74 रहा है, H 76, तो प्रेशर कितना होगा 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। पहले तो ये आपको समझ लेना, ठीक है। और इस समय यहाँ पे ये सैचुरेटेड है, ओके। और मर्करी एंड रीड 72.1, हाँ ठीक है, एंड रीड 72.10 व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 74 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, सैचुरेशन प्रेशर एट एयर टेम्परेचर 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ओके। Find the length of the barometer tube above mercury level in reservoir, मतलब कि इसके मतलब रिजर्वायर है ना, इसके ऊपर कितना दूर का ये लेंथ है, ये निकालना। मान लीजिए ये L, ठीक है। पहले यहाँ एक रिजर्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये 74 सेंटीमीटर होता है तो ये कितना शो करता है 72.14 सेंटीमीटर, ये शो करता है जब 72.10, ठीक है। जब होता कितना है 76, जब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है 74 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये ठीक है, हाँ ठीक, ये ठीक। तो अब इसमें प्रेशर कितना हो गया, माइनस करेंगे इसमें, तो माइनस में कितना हो जाएगा, आई थिंक इट इज 1.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 2.1 बड़ा है, हाँ ठीक, 1.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक। अच्छा भाई साहब ये थोड़ी ना बदलेगा, ये जो लेंथ है ऊपर में, ये जो ऊपर का लेंथ है वो थोड़ी ना बदलेगा, आएगा समझ में। तो देखिए मान लीजिए कि ये लेंथ कितना
है, ये लेंथ हो जाएगा L माइनस 72.10 और ये लेंथ कितना है उसको, दैट इज नहीं ये बड़ा, ये लेंथ कितना हो जाएगा L माइनस 74। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये है। ठीक, चलिए अच्छा यहां पे जो प्रेशर बदल गया तो अब ये वाटर सैचुरेटेड नहीं है, ये अभी सैचुरेटेड है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो प्रेशर है सब निकल जाएगा, प्रेशर बिल्कुल भी मत सब निकल जाएगा। इसमें जो वाटर वेपर का प्रेशर वो कितना है 1 सेंटीमीटर ऑफ एच दिया हुआ है। सैचुरेटेड वेपर जो है उसमें लगाना 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हमको किसका बात करना है, हम अगर पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, एयर पे। तो टोटल प्रेशर यहां पे दिया हुआ है एयर प्लस वाटर वेपर का 2 सेंटीमीटर, तो सिर्फ एयर का प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 2 minus 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑफ एच। ठीक है, बोलो बात समझ में। अच्छा इस समय वाटर वेपर का प्रेशर क्या होगा अगले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसका प्रेशर है P, प्रेशर क्या है P। चलिए प्रेशर P डैश कर लो, P डैश कर लो। ठीक, अब इसको मानना है कि टेंपरेचर कांस्टेंट पे काम कर रहा है, टेंपरेचर कांस्टेंट पर ये काम कर रहा है, तो आपके लिए उधर का होगा 1 सेंटीमीटर 1 into V दैट इज एरिया into L minus 74, पहला तो ये। दूसरा इस समय जो प्रेशर है वो है P डैश into A into L minus 72.10। पहले बताइए होगा कि नहीं होगा, हाँ ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वाटर वेपर का जो प्रेशर है 1 सेंटीमीटर वो माइनस करेंगे तो एयर का प्रेशर आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और, जो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो वाटर सैचुरेट होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, आंसर कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ क्या है कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो क्या सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, आंसर है बिल्कुल। जो वहां पे है सैचुरेट वहां पे भी और वो सैचुरेट यहां पे भी है, उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है। सैचुरेशन वेपर प्रेशर टेंपरेचर के हिसाब से सेम होता है ना, हमने पढ़ा था ये। तो यहां पे ये प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये P डैश है तो P डैश कितना हो जाएगा 1.9 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, घटाएंगे कितना है 0.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg। पहला तो ये। ठीक, दूसरा P1 बराबर P2 तो P1 वहां प्रेशर कितना है, वहां प्रेशर है एयर का 1 सेंटीमीटर 1 into एरिया into L minus 74। ठीक, बराबर यहां कितना हो जाएगा प्रेशर 0.9, तो 0.9 into A into L minus 72.10। ठीक, अब A से काट लीजिए, ये हो गया L minus 74 और ये हो गया 0.9 L minus 72.10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसमें से घटाएंगे 0.1 है एंड दैट इज 74 माइनस, अच्छा इनटू 0.9 लिखना होगा ना। चलिए देखते हैं कितना होता है वो 72.10 into 0.9 that becomes 64.89। ठीक है, तो 74 minus this that becomes 9.11 यानी कि 0.1 L बराबर 9.11, तो L बराबर कितना हो गया 9.11 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, तो कितना हो गया 91.1 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो गया।
यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको लेंथ आ जाएगा 91.1 सेंटीमीटर एंड द आंसर इज यस 91.1 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ है 91.1 सेंटीमीटर। सोचने वाली बात क्या कहती है इसमें, बात ये था कि बैरोमीटर किस तरीके का है, तो लेंथ तो ये बदलेगा नहीं, तो गैस जो अंदर है यानी कि जो एयर मॉलिक्यूल्स अंदर में है, ठीक है, इस एयर मॉलिक्यूल में कितनी दूर में है ये, तो पहले 74 दिखा रहा है, पूरा था 76, तो दिखा 74 है यानी कि 2 सेंटीमीटर का अभी भी प्रेशर ये डाल रहा है गैस, ठीक है, जिसकी वजह से वो फॉल्टी हो गया है, तो ये हो गया L-74, ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 74 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो ये दिखा रहा है 72.10, ठीक, और तब जो ये एयर मॉलिक्यूल्स है, जो भी एयर पार्टिकल्स है, वो उसका प्रेशर मान लीजिए P डैश है, ठीक है, तो जाहिर सी बात तो निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं था। अगर P डैश देख रहे हैं यहाँ पे, तो P डैश कितना हो जाएगा, 74 है, 72.10 दिखा रहा है, तो बच गया कितना 1.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 1.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg, पहली बात तो ये है, ठीक। अब कहने का मतलब PV बराबर nRT को लगाना किस पे है, तो एयर पे, किस पे लगाना है, एयर पे, कि यहाँ पे जो एयर मौजूद है उसमें वाटर वेपर भी उसको बोल दिया है, नहीं बोला होता तो नहीं लेते, लेकिन बोल दिया है उसने, ठीक है ना, तो बोल दिया तो लेना पड़ेगा। अब एयर वेपर का जो प्रेशर है उसमें वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है ना, तो हमको तो सिर्फ एयर का प्रेशर चाहिए ना, तो ये जो 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg वो कौन दे रहा है, वेपर भी दे रहा है और एयर भी दे रहा है, हमको लगाना है एयर पे, तो उसको हटा दीजिए, 1 सेंटीमीटर हटा दी तो बचा ये, बस ये किसका है, एयर का है उसमें, ठीक। उसी तरीके से अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है, ये सारा काम टेंपरेचर कांस्टेंट टेंपरेचर को हो रहा है, नहीं दिया हुआ फिर भी मानोगे, ठीक है ना, कि ऐसा चीज टेंपरेचर कांस्टेंट पे ही हो रहा है, ठीक है, टेंपरेचर कांस्टेंट पे, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट हो रहा है तो यहाँ पे टेंपरेचर कांस्टेंट, सैचुरेशन वेपर प्रेशर अब भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे है टोटल कितना 1.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जिसमें 1 सेंटीमीटर कौन लगा रहा है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, तो एयर का प्रेशर कितना आ गया 0.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक। अब ये टेंपरेचर कांस्टेंट पे है, तो इसमें और इसमें दोनों में PV बराबर कांस्टेंट लगा सकते हैं, आंसर बेशक लगा सकते हैं, उसको लगा दिया 1 into वॉल्यूम into this, और टेंपरेचर भी L आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अच्छा सवाल। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 57। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी अच्छे सवाल आ सकते हैं। अब देखिए 61 की आरएच पे है, सवाल बहुत अच्छा है। द टेंपरेचर ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर 300 केल्विन एंड 20% इन रूम टेंपरेचर, ओके, एक रूम है, अच्छा सवाल है, ये 50 मीटर क्यूब का रूम है, एक रूम है, ठीक, और इसका टेंपरेचर है 300 केल्विन, 300 केल्विन, समझिएगा दिमाग से, 300 केल्विन, ठीक, और इसका आरएच जो है वो 20% दिया हुआ है। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल। The temperature and the relative humidity at 300 Kelvin and 20% in a room of volume 50 meter cube, 50 मीटर क्यूब, ठीक। The floor is washed, फ्लोर को क्या किया गया, वॉश किया गया, जो घर में पोछा वगैरह लगता है तो घर में पोछा लग गया, ओके, विथ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर स्टिक ऑन द फ्लोर, यानी कि 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पानी जो है वो फ्लोर पे चिपका रह गया, ठीक है, तो चिपका रह गया, ओके। Assuming no communication with the surroundings से इसका इस वाटर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, find the relative humidity when the floor dries, जब फ्लोर ड्राई कर दिया तो पानी कहाँ चला जाएगा, एयर में, ठीक है, तो क्या उसका आरएच बढ़ेगा, आंसर बिल्कुल बढ़ेगा, वही निकालना है, ठीक है। The changes in temperature and pressure will be neglected, यहाँ दे दिया हुआ है कि टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, उसको हटा दीजिए, ठीक है, and saturation vapor pressure at 300 Kelvin is equal to 3.3 kilopascal, 3.3 kilopascal, is this okay? चलिए अब इसमें क्या है, अब देखिए, जब ये वाटर एक्सपैंड कर गया ना,
मास मौजूद है वाटर वेपर का वो m है। और ठीक है, जब ये पोछा मारा जब ये सूख गया पूरा तो अब इन्वायरमेंट में कितना मास हो गया m प्लस 200 नहीं 500 सॉरी 500 ठीक। और टेम्परेचर अभी वही है 300 केल्विन और वॉल्यूम कोई नहीं बदल जाएगा और दोनों प्रेशर भी बढ़ा हुआ ठीक है। ये वॉल्यूम तो अभी भी इसका 50 मीटर क्यूब है। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात ओके। तो दोस्तों देखा जाए इसमें इस केस में सबसे पहले इस केस में देखते हैं ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है कि सैचुरेशन वेपर प्रेशर यानी कि SVP एट 300 केल्विन ये दिया हुआ है आपको 3.3 किलो पास्कल। बहुत अच्छी बात 3.3 किलो पास्कल ठीक है। अच्छा अब किस पे काम करें, अब हमको काम किस पे करना है देखिए आपको ये बात सोचना पड़ेगा ठीक है। इसमें देखिए इसमें एयर और प्लस वाटर दोनों है ठीक है। काम किससे कर रहे हैं, एयर से कि वाटर से, वाटर से ठीक है। एयर का प्रेशर चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ घट रहा नहीं ठीक है ना। तो किसका प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, तो वाटर वेपर का। किससे घटेगा, वाटर वेपर। तो हमको सोचना किसके बारे में, वाटर वेपर के बारे में। इससे पहले किसमें सोच रहे थे, एयर के बारे में। अब इसमें किसने सोच रहा है, वाटर वेपर के बारे में। दोस्तों इतना बुद्धि लगाना पड़ेगा आपको ठीक है, ये अच्छे सवालों में से है। तो देखिए अगर RH 20% है तो पता है कि 0.20 बराबर P इस समय का प्रेशर किसका, वाटर वेपर का, यानी कि प्रेशर ऑफ वेपर इस समय ठीक है बटा SVP दैट इज 3.3 ठीक है। तो रहने देते हैं PV किलो पास्कल में आ जाएगा। PV बराबर क्या होगा 0.20 into 3.3 ठीक। P कितना हो गया प्रेशर इस समय, यानी कि वाटर वेपर का प्रेशर इस समय जो है वह 0.66 किलो पास्कल ठीक। पहली बात ये ठीक। अब कितना हो गया, वाटर वेपर प्रेशर को अभी निकालेंगे, खैर पहले याद रखते हैं। इससे हमको क्या हेल्प मिल सकता है, हेल्प ये मिल सकता है कि वाटर वेपर पे PV बराबर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वेपर फॉर्म में है वो ठीक है। तो PV into V बराबर mRT ये फॉर्मूला लगाइए क्योंकि मास का बात दिया हुआ है। mRT में क्या करते हैं, नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं m नॉट से I into T, इससे m निकलेगा कि इस समय m कितना है बता दीजिए। ये PV कितना 0.66 into 10 to the power 3 किलो है ना। वॉल्यूम कितना है वो है 50 ठीक है। m नॉट कितना होता है वाटर का 18 आपको बताइए अपॉन 8.314 और टेम्परेचर कितना है 300 दैट इज बराबर मास। ये हो गया मास का इंफॉर्मेशन ठीक है। वॉल्यूम यानी ना वॉल्यूम का तो फ्री स्पेस, ये वाटर मॉलिक्यूल कितना घूम सकता है 50 में घूम सकता है नहीं घूम सकता है, ये भी 50 रखेंगे। ऐसा नहीं कि छोटे से में कहीं मौजूद होगा वाटर वेपर बाकी सब जगह नहीं होगा, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है। तो ये जो 50 वॉल्यूम क्या होगा पूरे में घूमने वाला है। यहां से आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद मास आपका इतना आएगा 238.15 ठीक है। अब यहां से 500 ग्राम ऊपर चढ़ गया तो नया मास कितना होगा, तो नया मास हो गया मान लीजिए m डैश है वो 238.15 प्लस 500 ये हो गया कितना 738.15 ग्राम ठीक। अब इस मास से रिलेटेड कितना प्रेशर है, मास बढ़ गया तो PV डैश में उस समय वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना, आंसर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो PV डैश की आप उसी फॉर्मूला से निकालेंगे, PV डैश ये थोड़ी बदला है ठीक है। अब ये आएगा 738.15 into 8.314 into 300 और डिवाइडेड बाय 18 ठीक है। अब इसको निकालना है PV डैश ठीक। तो PV डैश कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 738.15 into 8.314 into 300 divided by 18 divided by 50 it comes to be 2.046 पास्कल सॉरी किलो पास्कल ये आ गया ठीक है। अब RH निकालना कौन सा बड़ी बात है, RH निकालना पता है हमको PV डैश अपॉन SVP एट 300 बस
सिंपल सी बात है, पीवी डैश का आपको आ गया है 2.046 और डिवाइडेड बाय 300 पे वो तो वही रह जाएगा, दैट इज 3.3। ये कितना हो गया डिवाइडेड बाय 3.3, सो ये 61.98 मतलब 62%। ठीक है, सो जस्ट सी द आंसर, यस। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा इस सवाल में, नहीं ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है, इसको बनाइए, आराम से नोट कर लीजिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे होकर के सारे क्वेश्चंस बनाइए, शीट्स की प्रॉब्लम बनाइए। मैंने सारे तरह के सवाल करा दिए। यहाँ पे दोस्तों आपका केटीजी होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स देखेंगे, हीट का लास्ट पोर्शन, और उसी में स्पेसिफिक हीट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग।